पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ज़ाओ फेंग नाइन टेल फॉक्स को आजाद कर फेंगजियान वैली के एक जंगल में ले आता है जहां वो उन गार्ड से सेफ थे। हालांकि दूसरी तरफ वहां वैली लीडर ने शैंग वैन को ऑर्डर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर उसे ढूंढे जिसने नाइन टेल फॉक्स को आजाद किया है। अब इस तरफ ज़ाओ फेंग जब नाइन टेल फॉक्स को वो फायर टैलिस्मैन लौटा रहा था तो वो उसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि इसे तुम ही रखो क्योंकि तुम्हारे पास जो डेमनिक स्टिक है वो तुम्हें जल्द ही एक ब्लड थर्स्टी डेमन में बदल देगी, लेकिन तब ये तुम्हारे काम आएगा। अब ज़ाओ फेंग इस पर मान जाता है। वैसे वो ये चीज नोटिस करता है कि नाइन टेल फॉक्स को बहुत ज्यादा नॉलेज है, इस वजह से वो बाई यू की प्रॉब्लम उससे डिस्कस करता है, जिस पर नाइन टेल फॉक्स कहती है कि हाँ इसका एक इलाज है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में जब ज़ाओ फेंग नाइन टेल फॉक्स से इस सब के बारे में पूछता है तो नाइन टेल फॉक्स कहती है कि हाँ इसका इलाज है। ज़ाओ फेंग ये सुनकर हैरान था। वो तुरंत कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे वो इलाज बताइए, जिस पर नाइन टेल फॉक्स कहती है कि शायद जिसकी तुम बात कर रही हो तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। वैसे इसके बाद वो कहती है कि बहुत साल पहले मैंने भी किसी को सोल रिवाइविंग स्पेल का यूज करने को कहा था जब उसकी सिर्फ 3 सोल बची हुई थी। हालांकि तुम्हारी दोस्त की सिचुएशन अलग है, लेकिन अगर किसी के पास एक सोल भी बची हुई हो तो भी चांसेस है कि हम उसे बचा सकते हैं। वैसे ये सुनकर ज़ाओ फेंग हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, विच क्लैन तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सुनकर नाइन टेल फॉक्स कहती है कि लगता है तुम्हें इस बारे में अच्छी नॉलेज है। अब ज़ाओ फेंग कहने लगता है कि हाँ वो 10 साल से विच क्लैन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान उसे कई लोगों ने बताया कि विच क्लैन हजारों साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस पर नाइन टेल फॉक्स हैरानी से कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी कैद होने के 200 साल पहले ही मैं उनसे मिलकर आई थी और उनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 500-600 साल और वहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। साथ ही वो ये भी बोलती है कि तुमने आजाद होने में मेरी मदद की थी, इसलिए उस क्लैन को ढूंढने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनते हुए ज़ाओ फेंग तुरंत ही घुटनों पर आकर कहता है कि सीनियर इसके बदले आप फ्यूचर में मुझसे जो भी करने को कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सुनकर नाइन टेल फॉक्स वहाँ से आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम मुझे सीनियर क्यों कहते हो, मैं तुम्हें इतनी बुढ़ी लगती हूँ। जिस पर ज़ाओ फेंग पूछता है कि फिर मैं आपको क्या कहूँ। तो इसके बाद नाइन टेल फॉक्स अपना नाम ज़्याओ बाई बताती है। वैसे इसके बाद वो यहाँ ज़्याओ हुई का नाम भी पूछती है, जिस पर ज़ाओ फेंग ज़्याओ हुई का नाम बताता है। जो सुनकर ज़्याओ बाई कहने लगी थी कि कमाल है, हम दोनों का नाम लगभग सेम है। वैसे अब जल्द ही शाम होने वाली थी, इसलिए वो वहीं एक गुफा देखकर छुप जाते हैं। अब अगले दिन जब सुबह ज़ाओ फेंग की नींद खुलती है तभी वो वहाँ किसी की प्रेजेंस महसूस करता है और वो तुरंत बाहर आकर पूछता है कि कौन है जो उन पर नजर रख रहा है। अब तभी जिन वहाँ आगे आती है। ज़ाओ फेंग कहता है कि कमाल है, तुमने मुझे इस जगह पर कैसे ढूंढ लिया। जिस पर जिन कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस हर तरफ ढूंढ रही थी और तुम मिल गए। वैसे वो कहती है कि कमाल है, मुझे लगा हम सिर्फ यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आए हैं, लेकिन तुम तो फेंगजियान वैली को तबाह करने के लिए आए थे। जिस पर ज़ाओ फेंग कहता है कि नहीं, वो वोल्केनो जो फूटा वो मेरी गलती नहीं थी, वो सब कुछ नेचुरली हुआ है। हालांकि इतने में जिन वहाँ सामने से ज़्याओ बाई को आता हुआ देखती है, वो उसे देखकर हैरान थे, पर वो कहती है कि ये लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे लगा नहीं था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम और घोस्ट किंग की बेटी बाई यू एक दूसरे को पसंद करते थे और एक को बचाने के लिए दूसरे ने अपनी जान लगभग पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दी थी, जिसके बाद तुमने क्विंग यू सेक्ट को छोड़कर घोस्ट सेक्ट को ज्वाइन कर लिया जिससे कि तुम बाई यू को ठीक कर सको। हालांकि ये बात अब पुरानी हो चुकी है, लगता है तुम्हें अपना नया लाइफ पार्टनर मिल गया। अच्छा है, मैं इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी। साथ ही जिन यहाँ पर ये भी कहती है कि मैं कुछ दिन बाद घोस्ट सेक्ट आकर घोस्ट किंग को भी इस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कहूंगी। इस चीज पर ज़्याओ हुई को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी ज़्याओ बाई आगे आकर कहने लगती है कि लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। वो बताती है कि पिछली रात कुछ बुरे लोगों ने उस पर हमला किया था, जिस दौरान ज़ाओ फेंग ने उसकी जान बचाई और तभी ज़ाओ फेंग ने उसे अपने ये कपड़े दिए थे। अब ये सुनकर जिन कहती है कि ठीक है, मैं मान लेती हूँ, पर इतने में ही वहाँ हम कुछ फेंगजियान वैली के गार्ड्स को आता हुआ देखते हैं, जिन्हें महसूस करते हुए जिन तुरंत कहती है कि अब जब तुम दोनों साथ हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती
और इसके बाद वो एक पत्ती निकालकर उसे जलाते हुए वहाँ से फिर मिलेंगे कहते हुए चली जाती है। हालांकि इतने में ही ज़ाओ फेंग को फिर से किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो तुरंत ही वहाँ से उड़ते हुए उन सभी गार्ड्स के बीच आ जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। हालांकि वो गार्ड्स पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, लेकिन वो अभी लड़ने के मूड में थे। इस वजह से ज़ाओ फेंग को उनसे लड़ना पड़ता है। इसी दौरान एक गार्ड उस पर तलवार से हमला करने वाला था, लेकिन वो ज़ाओ फेंग की डेमनिक एनर्जी और गुस्से को देख डर कर वहाँ से भाग जाता है। वैसे इन गार्ड्स को ज़ाओ फेंग की जगह का पता उसी पत्ती से चला था जिसे जिन ने जलाया था। वैसे अब यहाँ ज़ाओ फेंग कह रहा था कि आखिर जिन को मेरी लोकेशन का पता चला कैसे, जिस पर ज़ियाओ बाई कहती है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लड़की कभी तुम्हें नहीं हरा सकती। हालांकि तभी वो ज़ियाओ हुई के अंदर से आ रही स्मेल को नोटिस करते हुए कहती है कि शायद इसने बहुत दिन से नहाया नहीं है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम लू को देखते हैं। वो इस वक्त पानी के बीच एक स्टोन पर खड़े होकर किसी टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रही थी। ये टेक्निक बुक ऑफ हेवन में लिखी हुई है। हालांकि बहुत टाइम तक इसकी प्रैक्टिस करने के बाद भी लू इसे मास्टर नहीं कर पाई थी। वो हर बार नाकामयाब होती जा रही थी, जिस दौरान वो ज़ाओ फेंग को याद करती है और सोचती है कि उसने क्विंग यू मार्शल आर्ट से इस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज काम नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें दूसरी तरह की मार्शल आर्ट फॉर्म का यूज होता हो। वैसे अब वो ज़ाओ फेंग की टेक्निक का यूज करने का तरीका सोचते हुए सेम फिर से वही टेक्निक को यूज करने की कोशिश करती है और इस बार उसने लगभग इस टेक्निक को मास्टर कर ही लिया था। अब तभी वहाँ पर उसकी एक दोस्त आती है और उससे कहती है कि सिस्टर, तुम बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हो, इस तरह से कहीं तो बीमार न पड़ जाओ। जिस पर लू कहती है कि नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। वैसे वो उस लड़की से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है, जिस पर वो लड़की बताती है कि सेक्ट मास्टर लू को अर्जेंटली बुला रहे हैं। उन्होंने किसी बात को लेकर उससे डिस्कस करना है। ये सुनकर लू थोड़ी सी हैरान थी, पर अगले सीन में वो वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ आकर भी सेक्ट लीडर बात कर रहे थे कि फैंजियान वैली पर कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। डेमन सेक्ट्स उनके वहाँ आकर तबाही मचा रहे हैं। वो कहती हैं कि फैंजियान वैली कभी भी इस प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करते। इस वजह से ऐसे टाइम में हम शांत नहीं रह सकते, हमें उनकी मदद करनी होगी। वो बताते हैं कि उन्होंने तियानियन टेम्पल के मॉन्क से भी बात की थी। अब तभी वही बैठी एक एल्डर लेडी पूछती है कि फिर आपने क्या फैसला लिया, जिस पर सेक्ट लीडर कहती हैं कि मैं लू को वहाँ भेजने वाला हूँ, क्योंकि लू हमारे यहाँ की यंग जनरेशन में सबसे पावरफुल और काबिल कल्टीवेटर्स में से एक है। वैसे वो लू से भी कहते हैं कि वहाँ पर जाकर हमें लड़ना नहीं है, बल्कि शांति से सारा मामला सुलझाना है और देखना है कि डेमन सेक्ट आके चाहते क्या है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से यहाँ ज़ियाओ बाई और ज़ाओ फेंग के पास आते हैं। ज़ियाओ बाई इस वक्त ज़ियाओ को पानी में नहाने की कोशिश करा रही थी, लेकिन ज़ियाओ ही नहाना नहीं चाहता था, पर ज़ियाओ बाई उसे एक फ्रूट देकर मना लेती है। हालांकि तभी ज़ाओ फेंग कहता है कि उसे तो ज़ियाओ के अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आ रही, जिस पर ज़ियाओ बाई कहती है कि हाँ, उसने भी ये स्मेल तब तक नोटिस नहीं की थी जब तक वो जिन से नहीं मिले। इसे ज़ाओ फेंग समझ गया था कि शायद इसी स्मेल की वजह से जिन ने ज़ाओ फेंग का पता लगाया था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम घोस्ट सेक्ट में आते हैं, जहां हम डेमन किंग को देखते हैं कि अभी वो कई सारे पावरफुल बीस्ट को डेमन पॉट के फॉर्मेशन के नीचे रखकर कुछ प्लानिंग कर रहा है। हालांकि जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसी दौरान एक मास्टर आकर उसे बताता है कि फैंगजियान वैली में एक वोल्केनो फटा है और ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही। अब डेमन किंग पूछता है कि क्या तुमने इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, जिस पर वो मास्टर बताता है कि उन्होंने कोशिश की थी, पर फैंगजियान वैली पहले ही हर तरफ के रास्ते बंद कर चुकी है और किसी को कुछ भी नहीं बता रही। अब ये सुनकर डेमन किंग पूछने लगता है कि क्या ज़ाओ फेंग वापस लौटकर आ गया, जिस पर वो मास्टर कहता है कि आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो इस पर डेमन किंग कहता है कि अगर कुछ बड़ा हुआ है और अभी तक जिसने वो किया है वो पकड़ा नहीं गया, तो इसका मतलब जरूर वो ज़ाओ फेंग का नाम होगा। वैसे भी वो हमें बताकर नहीं गया था और वो ऐसी चीजें करता रहता। हालांकि ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर डेमन किंग कहता है कि ज़ाओ फेंग की चिंता मुझे नहीं है, वो खुद को संभाल सकता है। बाकी अभी हम कुछ न कुछ कर 10,000 पॉइजन सेक्ट और ही हुआन सेक्ट को आगे बढ़कर लड़ने और मरने देंगे। यहाँ डेमन किंग ये बात साफ साफ जानता था कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो सारा शक डेमन सेक्ट पर ही जाएगा, इसलिए इस तरह खुद सामने आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा वो लोग शांत रहे। वैसे अब सीन चेंज होता है और हम ज़ाओ फेंग और ज़ियाओ बाई को देखते हैं। अभी ज़ाओ फेंग और ज़ियाओ बाई
यहाँ फैंस यान वैली से बाहर निकलने की तैयारी में थे, जिस दौरान ज़ियाओ बाई कहती है कि इन लोगों के सामने आने से तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि तुम्हारी चोट अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई है। और अब इसके बाद वो खुद ज़ाओ फेंग को रास्ता गाइड करने लगी थी। वैसे इसके बाद एक बार फिर सीन चेंज होता है और हम एक अजीब से बीस्ट के स्कल को देखते हैं। यहाँ उसकी पूरी बॉडी थी जिसमें एक एनर्जी फैल रही थी, जिसके बाद हमें एक मिस्टीरियस न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इस वक्त कह रहा था कि फैंस यान वैली खुद अभी अपनी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, लेकिन ऐसे में भी स्काई किंग डेथ स्टोन को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। वैसे इस दौरान वो ब्लैक फायर के बारे में भी कुछ बात कर रहा था, लेकिन उसकी ज्यादा बातें समझ नहीं आती। अब आखिर में वो मास्क पहनता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही पर्सन है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था फैंस यान वैली के जंगलों में। और अब हमें पता चलता है कि ये उसी विच क्लैन का एक मेंबर है जिसे ज़ाओ फेंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इसका नाम हीमू है। वैसे इतना पता चलते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।